नमस्कार साथियों। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने साथियों कुछ हद तक अर्थव्यवस्था जान ली थी मौर्य साम्राज्य की। आज दोस्तों ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने दोस्तों वार्ता के बारे में जाना था, जो कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य जो था तीनों को मिलाकर दोस्तों वार्ता कहलाते थे। और उसमें हम लोगों ने दोस्तों जो टैक्स थे उन्हें भी देखा था कल कुछ हद तक, जैसे कि बलि हो गया, सीता हो गया, ठीक है, निष्काम और भी कई कर थे, जिसमें साथ ही हम लोगों ने सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले के लिए भी पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था में। भाग 2 है ये। कौटिल्य चावल की फसल को सर्वोत्तम व ईख की फसल को निकृष्ट मानता है। दोस्तों जो कौटिल्य हैं उन्होंने कहा है कि जो चावल की फसल थी वह मौर्य काल के अंतर्गत, यानी कि जब मौर्य प्रशासन चल रहा था, वह चावल की फसल को सर्वोत्तम मानते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो ईख की फसल है यानी कि गन्ने की फसल है उसे निकृष्ट मानते हैं, यानी कि बेकार मानते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से सिंचाई सहोदय सेतु कहलाती है। यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी कि वर्षा हो गई, नदियों का पानी हो गया, प्राकृतिक स्रोतों से जो सिंचाई होती थी उसे सहोदय सेतु कहते थे। और जो कृत्रिम स्रोतों से, यानी कि कृत्रिम मतलब जो बनावटी हो, ठीक है, कृत्रिम स्रोतों से सिंचाई को आहार्योदिक सेतु कहलाती थी। ठीक है, जो दोस्तों प्राकृतिक स्रोतों से सिंचाई होती थी उसे सहोदय सेतु कहते थे, और जो कृत्रिम स्रोतों से सिंचाई होती थी उसे आहार्योदय सेतु कहते थे। अर्थशास्त्र में आय के 7 साधनों, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वह कहता है कि राज्य के लिए आय के 7 साधन हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दुर्ग, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है खनिज, चौथा है सेतु, पांचवा है वन, छठवां है ब्रज और सातवां है वणिक। ठीक है, वणिक या पथ, ये दोस्तों एक ही है। इनको दोस्तों मिलाकर राज्य का आय रूपी शरीर कहा जाता है। तो राज्य का आय रूपी शरीर कौन सा है? ये 7 साधन है। ठीक है, दुर्ग, राष्ट्र, खनिज, सेतु, वन, ब्रज, वणिक या पथ। ठीक है, हाथीदांत व्यापार विकसित अवस्था में था। साथियों मौर्य काल के अंतर्गत देखा जाए तो हाथीदांत जो व्यापार था वह विकसित अवस्था में था। यानी कि भारत में जो भी हाथीदांत होते थे दोस्तों शिकारियों के द्वारा वह विदेशों में भेजे जाते थे। उस समय यह विकसित अवस्था में था व्यापार। इसका प्रमुख केंद्र काशी था, यानी कि काशी से ही हाथीदांत का व्यापार होता था। अर्थशास्त्र वार्षिक ब्याज दर 15% थी। जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र के अनुसार जो वार्षिक ब्याज दर थी वह 15% थी। ठीक है, सर्वाधिक ब्याज दर समुद्र से व्यापार पर करने वालों पर थी। जो सर्वाधिक ब्याज दर है वह समुद्री व्यापारियों से ली जाती थी। सर्वाधिक ब्याज दर समुद्र से व्यापार करने वालों पर थी। टकसाल के अधिकारियों हेतु कौटिल्य ने सौवर्णिक एवं लक्षणाध्यक्ष नाम लिया है। साथियों लक्षणाध्यक्ष मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो टकसाल का अधिकारी था उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। तो टकसाल के अधिकारियों हेतु कौटिल्य ने सौवर्णिक और लक्षणाध्यक्ष नाम लिया है। तो दोस्तों सौवर्णिक भी एक तरह का टकसाल का अध्यक्ष होता था। आयात कर प्रवेश होता था। आयात कर जो था वह प्रवेश कहलाता था, जो कि 20% होता था। आयात कर जो था वह 20% होता था। और निर्यात कर इसे निष्काम कहा गया है। आयात कर प्रवेश जो कि 20% है और निर्यात कर को क्या कहा गया है? निष्काम कहा गया है। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए देखा जाए तो मौर्य काल में जैसे सिंचाई होती थी सर्वाधिक, उसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और दोस्तों इसी में यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह भी जानकारी मिलती है कि जो पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उसे दोस्तों अशोक के गवर्नर यवनराज तुषाश्प, ये दोस्तों तुषाश्प जो हैं यह अशोक के गवर्नर हो गए। ठीक है, और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर कौन थे? यहाँ के पुष्यगुप्त वैश्य। और अशोक के गवर्नर कौन थे? सौराष्ट्र के
तुशाश्प, ठीक है। तुशाश्प ने इसकी मरम्मत करवाई। यानी कि रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और अशोक ने वहाँ पर, अशोक के जो गवर्नर हैं वहाँ पर तुशाश्प ने इसकी मरम्मत करवाई थी। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो स्कंदगुप्त हैं, जो स्कंदगुप्त के भी दोस्तों यहाँ पर गवर्नर थे, उन्होंने भी दोस्तों सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तुशाश्प, सुदर्शन झील उज्जैन एवं रैवतक पहाड़ियों से निकलने वाली पलाशनी एवं स्वर्ण सिक्ता नदियों पर स्थित है। जो सुदर्शन झील है दोस्तों, यह सुदर्शन झील सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में है। सुदर्शन झील कहाँ पर पाई जाती है? यह दोस्तों उज्जैन एवं रैवतक पहाड़ियों पे पाई जाती है, ठीक है। उज्जैन एवं रैवतक पहाड़ियों पे पाई जाती है सुदर्शन झील। और कौन कौन सी नदियों के बीच में? पलाशनी एवं स्वर्ण सिक्ता नदियों के बीच में पाई जाती है। टकसाल अधिकारी लक्षणाध्यक्ष था, यहाँ पे हम लोगों ने जानकारी ली थी। और जो परीक्षण करता था साथियों, देखिए जो टकसाल का अधिकारी होता था वह लक्षणा अध्यक्ष कहलाता था। और दोस्तों जो वह मुद्रा होती थी, वह जो पैसा होता था, उसकी जो जांच करने वाला अधिकारी था वह रूपदर्शक कहलाता था, ठीक है। और दोस्तों जब लोग स्वयं मुद्रा बनाते थे तो उन्हें रूपिका व परीक्षण कर देना पड़ता था। जब लोग, नॉर्मल लोग जब स्वयं में जो मुद्रा बनाते थे, यानी कि अपनी खुद की जैसे प्राइवेट रूप में उन्होंने काम करना चालू कर दिया या मुद्रा बनाते थे, तो उन्हें दोस्तों टैक्स के रूप में पहला रूपिका और परीक्षण ये कर देने पड़ते थे। खड़ी फसल मापकर उस पर दोस्तों कर लगाने वाले को रज्जू ग्राहक कहते थे। दोस्तों जो खड़ी फसल होती थी उसको माप कर, उसको देख कर, नाप कर उस पर जो कर लगाया जाता था वह अधिकारी रज्जू ग्राहक था, ठीक है। रज्जू ग्राहक के द्वारा ही खड़ी फसल पर कर लगाया जाता था, ठीक है। खड़ी फसल को नाप कर कर लगाया जाता था, किसके द्वारा? रज्जू ग्राहक के द्वारा। आगे देखते हैं। आगे साथियों हम लोग मौर्यकालीन सिक्कों के बारे में जान लेते हैं कि मौर्य काल के अंतर्गत कौन कौन से सिक्के चलते थे और उनका क्या चांदी के क्या थे और सोने के क्या थे, ठीक है। कारशापण दोस्तों, पण या धरण, ये दोस्तों रुपयक, रुपये रूप, ये चांदी के सिक्के थे। कारशापण, पण या धरण और रुपये रूप ये चांदी के सिक्के होते थे। रूपा दोस्तों जो संस्कृत का शब्द है, रूपा का अर्थ है चांदी, ठीक है। रूपा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चांदी। तो चांदी के जो सिक्के पाए गए हैं वे कौन कौन से हैं? कारशापण जो सिक्का था वह चांदी का था, पण भी चांदी का था, इसे धरण कहते हैं, और रुपये रूप नामक सिक्का भी चांदी का सिक्का होता था। अब दोस्तों स्वर्ण से तो दोस्तों नॉर्मल हम लोग समझ जाएंगे कि सोना है, ठीक है। स्वर्ण नामक सिक्का था मौर्य काल में, निष्क नामक सिक्का था मौर्य काल में, ये सोने के सिक्के होते थे। माशक, यह दोस्तों तांबे का सिक्का था। जो माशक था यह तांबे का सिक्का होता था। और काकणी यह दोस्तों तांबे का छोटा सिक्का होता था। माशक तांबे का बड़ा सिक्का और काकणी तांबे का छोटा सिक्का होता था। मौर्यकालीन सिक्के आहत सिक्के थे, यानी कि पंचमार्क। दोस्तों हम लोगों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ा था कि आहत सिक्के जो थे वह ठप्पा लगाकर, यानी कि एक धातु पिघलाकर उस पर दोस्तों ठप्पा लगा दिया जाता था, जिस पे चंद्र की, सूर्य की और पेड़ पौधों की, ठीक है, मूर्तियाँ बन जाती थी। उसे हम लोग आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। तो मौर्यकालीन जो सिक्के थे ये आहत सिक्के थे, यानी कि ये कारशापण है, रुपये रूप है, स्वर्ण है, निष्क है, माशक है, काकणी है, ये दोस्तों आहत सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे, ठीक है। मौर्य काल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि जो सिक्के हैं वह आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क सिक्के थे। वेदिका से घिरा वृक्ष मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर प्रतीक है। जो वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष है दोस्तों, यानी कि चारों तरफ से दोस्तों घिरा हुआ, वेदिका आप लोग समझ रहे होंगे कि जो दोस्तों वेदिका एक प्रकार से जो चारों तरफ बाउंड्री होती है उसे हम लोग वेदिका कहते हैं, और बीच में घिरा हुआ जो वृक्ष है उसकी जो दोस्तों तस्वीर है वह मौर्यकालीन सिक्कों पर छपी हुई है, ठीक है। तो वेदिका से घिरा वृक्ष मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर प्रतीक है। साथियों वेदिका हम लोग जब अशोक के अभी आगे शिलालेखों को जब पढ़ेंगे विस्तार रूप से तो हम लोग उसे समझेंगे कि जब स्तूप बनाए गए थे तो स्तूप के चारों ओर लकड़ी की वेदिका, जैसे पत्थर की वेदिका दोस्तों
जो भरहुत स्तूप है, सांची स्तूप है, तो सॉरी, सांची में जो स्तूप बना हुआ है उसमें दोस्तों लकड़ी और पत्थर का जो आसपास घेराव है वह वेदिका कहलाता है। ठीक है। पण जो है यह चांदी का सिक्का था जिसका दोस्तों तौल 3/4 के बराबर होता था। ठीक है। पण चांदी का सिक्का था, इसका तौल 3/4 तौले के बराबर होता था। ठीक है। पण चांदी का सिक्का था, यह दोस्तों 3/4 तौले के बराबर था। ठीक है। आप लोग ये लाइन समझ लीजिएगा, जो पण था यह चांदी का सिक्का था, जो मैंने अभी बताया पण, जो कि 3/4 तौले के बराबर होता था। ठीक है। अर्थशास्त्र में चांदी के रुप्य रूप, सोने के स्वर्ण रूप व तांबे के ताम्र रूप का वर्णन है। दोस्तों जो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र है इसमें भी दोस्तों चांदी के रुपये रूप का वर्णन है, सोने के स्वर्ण रूप का वर्णन है व तांबे के ताम्र रूप का वर्णन मिला है। अब व्यापार जान लेते हैं दोस्तों। जो मौर्य काल के अंतर्गत जो व्यापार होता था उसके बारे में जान लेते हैं। व्यापार जल एवं थल मार्ग दोनों से होता था। ठीक है। जो व्यापार था मौर्य काल में वह जल मार्ग से भी होता था और थल मार्ग से भी होता था। व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे। साथियों जो व्यापारी थे वह कई लोग मिलकर एक श्रेणियां बनाते थे, उसमें संगठित होते थे। ठीक है। व्यापारी जिनका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। जो श्रेष्ठी है वह कई व्यापारी मिल गए हों दोस्तों और उनका मुखिया क्या कहलाता था, श्रेष्ठी कहलाता था। ऐसे ही दोस्तों कई प्रकार की श्रेणियां थीं, जैसे कि शिल्प हैं, जैसे कई प्रकार के कार्य होते थे, तो वो अलग अलग कार्य जो थे अलग अलग व्यक्ति मिलकर, व्यापारी मिलकर श्रेणियां बनाते थे। उसकी श्रेणी की जो मुखिया होता था वह श्रेष्ठी कहलाता था। जो जातक हैं दोस्तों, जातक कथाएं हैं, भगवान बुद्ध की जो जातक हैं कथाएं हैं, जातकों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कुल यानी कि 18 प्रकार की श्रेणियों का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि उस समय मतलब कि 18 प्रकार के जो शिल्प थे वे होते थे। ठीक है। 18 प्रकार के काम होते थे, 18 प्रकार के शिल्प होते थे। इसलिए दोस्तों जातकों में कुल 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि 18 तरह की श्रेणियां थीं। और जो 18 तरह की श्रेणियां उनकी जो दोस्तों मुखिया होंगे तो उन्हें श्रेष्ठी कहा जाएगा। ठीक है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग था। जो जहाज़ थे दोस्तों उन्हें बनाया जाता था, यह भी एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है। स्ट्रैबो व कौटिल्य के अनुसार, अब साथियों जो स्ट्रैबो हैं यूनानी और कौटिल्य हैं भारतीय, स्ट्रैबो और कौटिल्य के अनुसार जहाज निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। साथियों हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि राज्य का एकाधिकार किस किस पर होता था। एक तो दोस्तों नमक पर था। ठीक है। जहाज निर्माण पर भी बताया था। ठीक है। और भी 2-4 बताए थे मैंने दोस्तों जो राज्य के पूर्ण एकाधिकार के अंतर्गत आता था। ठीक है। तो जो जहाज निर्माण है यह भी दोस्तों राज्य का एकाधिकार था, इस पर भी राज्य का नियंत्रण होता था पूर्ण रूप से। पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ भड़ोच, पश्चिमी भारत है जो दोस्तों वहाँ पर एक भृगुकच्छ भड़ोच है। और सोपारा एवं पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे। देखिए दोस्तों पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ था ये दोस्तों बंदरगाह, जिसे भड़ोच कहते हैं। ठीक है। पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ या फिर भड़ोच ये दोस्तों बंदरगाह था। और सोपारा एवं पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, सोपारा या फिर पूर्वी भारत। सोपारा एवं पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था और पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ भड़ोच ये बंदरगाह था। ठीक है। कौटिल्य दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार स्थल मार्ग से अच्छा जल मार्ग था। यानी कि दोस्तों स्थल मार्ग को कौटिल्य अच्छा नहीं मानते हैं, जल मार्ग को यह अच्छा मानते हैं व्यापार की देखा जाए तो। ठीक है। व्यापार के अंतर्गत देखा जाए तो जल मार्ग को कौटिल्य अच्छा मानते हैं। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न व्यापारिक मार्गों की तुलनात्मक गुणों का विवेचन किया गया है। यानी कि दोस्तों कौटिल्य जो हैं उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि विभिन्न व्यापारिक मार्गों की, यानी कि कोई भी मार्ग हो दोस्तों उसका तुलनात्मक गुणों के विवेचन किया गया है। ठीक है। तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, तोसली और पाटलिपुत्र इन जगहों पर दोस्तों आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। जो आंतरिक व्यापार होता था, जैसे दोस्तों कोई भी व्यापार हो, जो जैसे हम लोग कुछ भी व्यापार करते हैं और वह चीज़ें भारत में ही यूज़ होती हैं तो उसको हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है। तो आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे मौर्य काल में, तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, तोसली और पाटलिपुत्र। ठीक है। जो भारतीय जो थे वह दोस्तों
खुद ही व्यापार करते थे और भारतीय ही उनको खरीदारी करते थे। ठीक है, तो आंतरिक व्यापार के अंतर्गत कौन कौन से थे, ये थे। ठीक है, प्रमुख केंद्र। अब दोस्तों हम लोग कल देखेंगे जो आगे हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचा है। ठीक है, व्यापार हो गया है, व्यापार अभी थोड़ा बहुत बचा है, आगे देखेंगे कल हम लोग।